आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काकतीय डायनेस्टी के बारे में। तो काकतीय डायनेस्टी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ का अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, तो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में जब मिडाइवल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पढ़े सबसे पहले कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। कलचुरी डायनेस्टी के बारे बाद में पढ़ने के बाद कांकेर डायनेस्टी के बारे में पढ़े, या कांकेर के सोम डायनेस्टी के बारे में। सर यहाँ पे एक नाग डायनेस्टी भी पढ़े हैं, जिसे सर है ना फनी नाग डायनेस्टी बोला गया, फनी नाग डायनेस्टी बोला गया। सर यहाँ इस क्षेत्र में एक सर नाग डायनेस्टी थी जिसका नाम था छिंदक नाग डायनेस्टी, छिंदक नाग डायनेस्टी। ठीक सर, इस तरफ कलिंग क्षेत्र को भी पढ़ा गया, कलिंग क्षेत्र के बारे में, या कलिंग है ना डायनेस्टी के बारे में। अभी बस्तर पर अगर बात किया जाए, बस्तर पर रूल कर रहे हैं कौन सा, छिंदक नाग डायनेस्टी। अब छिंदक नाग डायनेस्टी को ही रूल कर रहे हैं, जिसके लास्ट राजा के बारे में जब मैंने बताया, ठीक है, लास्ट रूलर के बारे में बताया, तो लास्ट रूलर का नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था सर? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की बेटी का नाम था चमेली। क्या नाम था? चमेली, चमेली। और हरिश्चंद्र और उसकी बेटी का नाम था चमेली। ऐसा माना जाता है कि हरिश्चंद्र की लड़ाई किससे हुई? अन्नमदेव से हुई, अन्नमदेव। और अन्नमदेव एक क्या है, काकतीय डायनेस्टी के राजा थे, काकतीय डायनेस्टी के राजा थे। और सर ये युद्ध बहुत ही भयंकर हुई। और सर हार किसको? ऐसा बोला जाता है हरिश्चंद्र की जगह उनकी बेटी ने, ठीक है, ये युद्ध को लीड किया, ठीक है, लीड किया। और लीड करने के पश्चात लेकिन युद्ध में इनकी हार हुई, और क्या अन्नमदेव की जीत हुई। और इस प्रकार से अन्नमदेव की जीत हुई और एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ, और छिंदक यहाँ से हटा, ठीक है, छिंदक हटा, एक नई डायनेस्टी का उदय जिसका नाम था काकतीय डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी। बट दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये काकतीय डायनेस्टी आए कहाँ से, है ना? दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि काकतीय डायनेस्टी आए कहाँ से, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो काकतीय डायनेस्टी आया कहाँ, इसका बैकग्राउंड क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, यही बात करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक मूल प्रश्न आता है कि काकतीय डायनेस्टी कौन थे, है ना? काकतीय डायनेस्टी कौन थे? सर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इनका आगमन कैसे हुआ? ठीक है, आगमन छत्तीसगढ़ में इसका आगमन कैसे हुआ? ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर काकतीय डायनेस्टी अगर आज भी बात किया जाए, आज तो लोकतंत्र स्टैब्लिश हो चुका है, डेमोक्रेसी आ चुका है, बट आज भी जो बस्तर का दशहरा है जो काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है, मुरिया दरबार का आयोजन होता है वो भी काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है। आज भी जो राजा उस टाइम जो परंपरा निभाते थे, आज भी वहां के जो तत्कालीन उनके मतलब वहां के अगर बागडोर देखा जाए, मतलब पारिवारिक बागडोर या राजा के रूप में जिसे माना जाता है, उनका नाम है कमल चंद्र भसदेव। कमल चंद्र भसदेव आज वर्तमान में वहां के राजा है, ऐसा माना जाता है। बट लोकतंत्र आ चुका है। तो खैर दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, तो मैं थोड़ा सा पहले स्टोरी पर जाता हूँ ना, स्टोरी पर जाता हूँ, ये आपको ध्यान रखना। तो शुरुआत अगर बात किया तो यह है भारत का मैप, भारत का मैप। ठीक, भारत के मैप पर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। ये हमारा क्या है सर? प्यारा छत्तीसगढ़ है। सर छत्तीसगढ़ के नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी ना। यहाँ से एक नदी है जिसका नाम क्या है सर? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जिसमें कृष्णा, कावेरी ये सब नदी है, ठीक है, यहीं पे एक डायनेस्टी रूल करती थी और इसका नाम था काकतीय डायनेस्टी। क्या नाम था सर? काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी का है ना जो टाइम पीरियड रहा छत्तीसगढ़ के नीचे, छत्तीसगढ़ के साउथ तरफ जो टाइम पीरियड रहा वो 11वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी के बीच रहा। 11वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी के बीच रहा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्या कहानी हुई, ऐसा क्या कारण था कि ये गोदावरी नदी के नीचे रूल करते थे और ये गोदावरी नदी को क्रॉस करके सर छत्तीसगढ़ में इनकी एंट्री होती है। ये पहले कहानी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले काकतीय डायनेस्टी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, फिर इनके डाउनफॉल राइज की बात करेंगे, फिर डाउनफॉल की बात करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में कैसे वो राइज होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मान के चलो काकतीयों की कहानी हमको समझना है, काकतीयों के बारे में समझना है, तो ऐसा माना जाता है एक राजा थे, है ना, यहाँ पे मैं फैमिली ट्री बना रहा हूँ। ठीक है, फैमिली ट्री बना रहा हूँ।
ठीक। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ठीक है, गणपति जी। क्या नाम था सर? गणपति, या बोल सकते हैं राजा गणपति। क्या नाम था? राजा गणपति। ऐसा माना जाता है कि राजा गणपति राष्ट्रकूट और चालुक्य जो थे उनके सामंत थे, है ना, उनके सेनापति कमांडर थे। और धीरे धीरे जब ये शक्तिशाली हुए, है ना, मतलब शुरू से इनका परिवार अलग अलग राजपाट थे, जैसे राजपूत हो गया, चालुक्य हो गया, उनके यहाँ सामंत रहते थे। बट गणपति जी के टाइम में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और स्वतंत्र हो गया और एक नई डायनेस्टी की नींव रखी जिसका नाम रखा गया काकतीय डायनेस्टी। तो गणपति जी पहले राजा हुए। गणपति जी की टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 1198 से सर 1261 तक इनका क्या है, शासन चला। ठीक, गणपति जी। अब गणपति जी की बात किया जाए तो इनके, ठीक, इनकी दो बेटी थी। फर्स्ट बेटी का नाम क्या था? ठीक है, तो ये है ना गणप्पा। क्या नाम था? गणप्पा। फर्स्ट बेटी का नाम क्या था? गणप्पा। नाम है तो इंग्लिश में, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गणपति को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, गणपति। ठीक, क्या नाम था? गणप्पा। सबसे पहली बेटी का नाम क्या था? गणप्पा। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम क्या होता था, सब प्रजा को ये दिखाया जाता था, जैसे देखो ना जस्ट लाइक बाहुबली पिक्चर में, कि ये अमरिंद बाहुबली आपके अभी से मतलब होने वाले राजकुमार मतलब राजा है और युवराज घोषित करते थे। वैसे ही अगर पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो, पूरा प्रजा के सामने ये बताया जाता था कि किसका जन्म हुआ है। अब पहला जो बच्चा था वो क्या था, मतलब डॉटर थी, ये आपको ध्यान रखना, मतलब पुत्री का जन्म हुआ। इन्होंने प्रजा के सामने बताया कि ये पुत्री का जन्म हुआ है और इसका नाम रखा गया है गणम्बा। क्या नाम रखा गया? गणम्बा नाम रखा गया है। अब समय बीतता गया, समय बीतने के बाद फिर से एक पुत्री का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया रुद्रमा। ठीक है, रुद्रमा। ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत में जो गणपति जी थे, ठीक है, क्योंकि इनको उत्तराधिकारी का टेंशन हो गया था कि अगर मैं फिर से बताऊं कि दूसरा जो मेरी संतान हुई वो भी फीमेल है, वो भी डॉटर है, तो हो सकता है बहुत सारे जो विद्रोही रहेंगे, ठीक है, वो मेरे अटैक करने का प्रयास करेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन्होंने प्रजा से ऐसा माना जाता है कि झूठ बोला और ये बोले कि है ना, ये जो दूसरा जो संतान है वो पुत्र के रूप में जन्म लिया है और इनका जो भी परवरिश है, चाहे ठीक है तीर चलाना हो, तलवारबाजी करना हो, घुड़सवारी करना हो, मतलब एक पुत्र को जो ट्रेनिंग दिया जाता है राजा बनने के लिए, वही ट्रेनिंग इनको दिया गया। और नाम लेकिन इसका क्या है, आगे जाके रुद्रमा जो नाम था, ठीक है, वो डिस्क्लोज हुआ। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसे पूरा प्रजा से छुपाकर एक पुरुष की तरह ही या होने वाले युवराज की तरह ही से पाला पोसा गया। धीरे धीरे क्या ये भाई अब बचपन से इसका ग्रून ऐसा हुआ है, मतलब ग्रो अप ऐसा हो रहा है, तो सिंपल से ये है कि इनके जो हाव भाव रहेंगे वो तलवारबाजी चलाने वाले, तीरंदाजी करने वाले। और धीरे से जब इनके शासन में, मतलब इनके पिताजी के शासन में, गणपति जी के शासन में बहुत सारे लोग विद्रोह करना चालू हुए, तो इन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया और वो उस विद्रोही को बहुत ही आसानी पूर्वक, ठीक है, दबा दिया, जिसके कारण प्रजा इनके बारे में तारीफ करने लगी। और जब मौका मिला, गणपति जी को जब मौका मिला, तो इन्होंने फिर प्रजा के सामने पेश किया कि ये बेटे नहीं है, ये बेटी है, लेकिन ये उतने ही काबिल है, उतने ही बेहतरीन तरीके से राजपाट को संभाल सकती है। इस प्रकार से गणपति जी के बाद, ठीक है, रुद्रमा जी को उत्तराधिकारी मिला। और सर 1261 से, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, ये ठीक 1261 से 1293 तक, ठीक है, 1293 तक इन्होंने शासन किया। यह आपको ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन क्या है, इन्होंने शासन किया। ठीक, जो प्रजा थे, प्रजा है ना, जो प्रजा जो समझते थे कि एक फीमेल यहाँ अच्छे से शासन नहीं कर सकती, उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे विरोधी थे उनको गलत साबित इन्होंने किया। इनके बारे में क्या मार्को पोलो ने भी बताया है, ठीक है, मार्को है ना, मार्को पोलो, ठीक है। इसी टाइम में दक्षिण भारत घूमने के लिए कौन आए थे? मार्को पोलो आए थे और उन्होंने भी रुद्रमा की तारीफ खूब की, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, प्रजा की देखभाल की, राज शासन को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया। सारा कुछ इनके बारे में मार्को पोलो ने बताया। किसी को याद है क्या? साउथ पर एक पिक्चर भी बन चुकी है इनके ऊपर, किसी को याद है तो हाँ कमेंट जरूर कीजिए। किसी को याद है जिसमें जो पुष्पा फिल्म का जो हीरो है ना, उन्होंने उसमें मतलब एक एक्टिंग तो मतलब मेन तो रुद्रमा ही रहती है। उसमें ना एक रिबिलियन के या विद्रोही का, ठीक है,
कैरेक्टर वो निभाए थे अल्लू अर्जुन जी, ये आपको ध्यान रखना। तो मार्को पोलो ने, है ना, इनके बारे में बताया। रुद्रमा फिल्म एक बनी हुई साउथ में बहुत बेहतरीन फिल्म है, हिस्टोरिकल फिल्म है। तो रुद्रमा है। रुद्रमा के बाद इनकी बेटी हुई। ठीक, अब ये इनकी शादी की बात करते। ठीक है, इनकी शादी हुई किससे भी? तो वीरभद्रेश्वर से ना। किससे हुआ? ठीक है, चालुक्य से रिलेटेड थे, राजा के भाई थे। ठीक है, वीरभद्रेश्वर। ठीक है, वीरभद्रेश्वर से इनकी शादी हुई, ये आपको ध्यान रखना। शादी होने के बाद ये रुद्रमा और वीरभद्रेश्वर जो कि एक चालुक्य थे, इनसे एक बेटी का जन्म हुआ, है ना, इनसे एक बेटी का जन्म हुआ और बेटी का नाम रखा गया ममडमा। ठीक है, ममडमा नाम रखा गया। तो फिर से रुद्रमा की एक क्या है, बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? ठीक है, ममडमा रखा गया। ममडमा के बाद, है ना, ममडमा के बाद ये आपको ध्यान रखना, ममडमा की शादी हुई महादेव से। किससे हुई? महादेव से हुई। और ममडमा और महादेव से 3 बच्चों का जन्म हुआ। 3 बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम था प्रताप, है ना, प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? सब प्रताप रुद्रदेव। ठीक, एक का नाम रखा अन्नम देव। एक का नाम क्या रखा गया? अन्नम देव। और एक का नाम क्या रखा गया भैया? ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव, और एक का नाम रखा गया रेला देवी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर दो पुत्र का जन्म हुआ। 2 पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, 2 पुत्र का जन्म हुआ और सर एक बेटी का जन्म हुआ, रेला देवी। ठीक, कोई बस्तर में रहता तो उनको पता है क्या रेला देवी के बारे में? ठीक, रेला देवी, रेला पूजा भी इन्हीं के याद में मनाया जाता है। अब यहाँ पे सिनेरियो देखते कि सर किसका? सर गणपति जी का यहाँ शासन चल रहा है। यहाँ पे शुरुआत में किसका शासन चला? सर गणपति जी का शासन चला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1198 में। ठीक है, 1198 से सब 1268 तक। ठीक, गणपति जी का शासन रहा। गणपति जी के बाद राजा बनने का मौका किसे मिला? सर राजा बनने का मौका मिला सर रुद्रमा जी को। ठीक है, राजा बनने का मौका किसे मिला? सर रुद्रमा जी को मिला। ठीक, रुद्रमा जी की शादी किससे हुई? वीरभद्रेश्वर से हुई। इसकी कहानी मैं गणप्पा के बारे में बता चुका हूं कि ये शुरुआत से ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो एक पुत्री है, जिसके कारण क्या उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी तो उनको नहीं मिल सकती थी। रुद्रमा जी को शुरुआत में पुत्र की तरह पाला गया और होने वाले युवराज की तरह उनको ट्रेनिंग दी गई। फाइनली इन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय प्रजा के सामने प्रस्तुत किया और इन्हें उत्तराधिकारी घोषित की गई। रुद्रमा की शादी हुई वीरभद्रेश्वर से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ममडमा। और जो ममडमा है उनकी शादी महादेव से हुई, जिनके 3 संतान हुए, जिनमें से 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रताप रुद्रदेव, एक का नाम था अन्नमदेव, और एक पुत्री थी जिसका नाम था रेला देवी। प्रताप जो रुद्र देव थे उनको फिर राजा बनाया गया। जो राजा बनाया गया, इनका जो ईयर था, ठीक है, 1293 से, ठीक है, ये आपको 1293 से, ठीक सर, ये 1323 तक का, है ना, 1323 तक इनका शासन चला। 1323 से लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अन्नमदेव की क्या कहानी? तो अन्नमदेव वही राजा हैं जो ये वाले क्षेत्र, इस काकती से, ये वाले जो वारंगल वाले काकती से, ठीक है, एक छोटी सी टुकड़ी लेकर गोदावरी नदी को क्रॉस करके बस्तर में एंट्री करते हैं और बस्तर पर ही हरिश्चंद्र जी को हराते हैं। और ऐसा बोला जाता है, ठीक है, दंत कथाओं पर, कि युद्ध जो हरिश्चंद्र की जो बेटी थी चमेली जी और अन्नमदेव के बीच हुआ और इसमें अन्नमदेव विजय हुए और इस प्रकार से काकती डायनेस्टी क्या है, स्टैब्लिश हुई। अब हम लोग कहानी की बात करते हैं कि यहाँ से इनको क्यों इधर भागना पड़ा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप बताना। ठीक, ये वाला समझ आ गया ना फैमिली ट्री के बारे में? फैमिली ट्री के बारे में समझ आ गया ना? हाँ सर, लेकिन हमारे जो सिलेबस में कहाँ से है? अन्नमदेव से। हमारे सिलेबस से किससे है? अन्नमदेव से। लेकिन क्या है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इधर बात करते हैं, इधर दिल्ली की सल्तनत की बात करते। दिल्ली की सल्तनत में सर खिलजी डायनेस्टी, है ना, खिलजी डायनेस्टी से कहानी की शुरुआत होती है। किसकी? खिलजी डायनेस्टी। ठीक, खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। ठीक सर, खिलजी डायनेस्टी का जो साम्राज्य था, ठीक है, वो 1290 से स्टार्ट हुआ और 1320 तक चला। इसमें सबसे इसकी अगर शुरुआत की बात किया जाए तो एक राजा थे जिनका नाम था जलाउद्दीन। क्या नाम था सर? जलाउद्दीन ने
जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने सर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की और इसे मौत के घाट उतारकर एक और राजा बने जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आप सुने हो, मूवी भी देखे हो कि नहीं भाई? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ठीक है यहाँ के हेड बने। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है वो दिल्ली पर शासन करने वाले एक ऐसे राजा थे जो दक्षिण के क्षेत्र पर बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और दक्षिण विजय अभियान उन्होंने चलाया। दक्षिण विजय अभियान चलाया, ठीक है। दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया? मलिक कफूर जी ने किया। किसने किया भैया? सर मलिक कफूर, मलिक कफूर जी ने ठीक है दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, एकदम सही, एकदम सही। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी है ना, और जो पद्मावत जो पिक्चर बनी हुई थी ना, ठीक, उसी की कहानी वही अलाउद्दीन खिलजी, जैसे मलिक कफूर का कैरेक्टर आपको याद आ रहा होगा, ठीक, तो वही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ये इंटरेस्ट ले रहे थे। ये दिल्ली है ना, ऊपर वाला पता दिल्ली है, पूरा मैप को नहीं बनाया, ये साउथ वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वारंगल, ठीक है, वारंगल। यहीं पर एक और जगह था देवगिरी, है ना, देवगिरी। तो मलिक कफूर को बोला गया, मलिक कफूर के नेतृत्व में बोला गया कि आप जाइए और दक्षिण का जो विजय अभियान है उसका नेतृत्व कीजिए। मलिक कफूर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मलिक कफूर जो ठीक ऐसे व्यक्ति थे जिनको धन दौलत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास रहूं, अलाउद्दीन खिलजी का सेवा करते रहो, अलाउद्दीन खिलजी के नजर में मैं बहुत ठीक अच्छा रहूं। और इसीलिए उनको, और लेकिन विश्वास पात्र भी थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये बोला कि साउथ के क्षेत्र में बहुत सारा चीज है, बहुत सारा धन दौलत है ना, बहुत ही संपन्न राजा लोग हैं, आप जाइए और दक्षिण के विजय अभियान का नेतृत्व कीजिए। सबसे पहले देवगिरी को जीता जाता है और देवगिरी के बाद मलिक कफूर की नजर पड़ती है, ठीक है, मलिक कफूर की नजर पड़ती, देखो सन के हिसाब से समझ आ रहा है ना कौन बन गए थे? अब उसके बेटे यहाँ के राजा बन गए थे। मतलब शुरुआत में गणपति जी बने, फिर रुद्रमा जी बनी, रुद्रमा जी के बाद जब इधर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो काकती राजा था, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। काकती राजा का क्या नाम था? सब प्रताप रुद्रदेव था, ये आपको ध्यान रखना, सब प्रताप रुद्रदेव। अब ये जो प्रताप रुद्रदेव है, ठीक है, एंड प्रताप रुद्रदेव बढ़िया तरीके से शासन कर रहे थे, लेकिन नजर पड़ जाती है अलाउद्दीन खिलजी की और ये देवगिरी पर पहले हमला करते हैं। देवगिरी के बाद सन 1309 पर, 1309 से सन 1310 के आसपास, 1309 1310 के आसपास मलिक कफूर का अटैक हो जाता है। मलिक कफूर का अटैक होता है किसे? प्रताप रुद्रदेव पर। अब प्रताप रुद्रदेव सडनली उतने रेडी नहीं रहते, क्योंकि है ना मलिक कफूर या अलाउद्दीन खिलजी की फौज बहुत विशालकाय रहती है और ये इतने रेडी नहीं रहते कि इतना बड़ा कोई आक्रमण अचानक हो सकता है, ठीक है, और सडनली इन पर अटैक होता है और इतने रेडी नहीं रहते जिसके कारण ये कोई युद्ध नहीं लड़ते और आत्मसमर्पण करते। ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो फौज है, जो मलिक कफूर के नेतृत्व में थी, उन्होंने पूरा वारंगल के क्षेत्र को क्या कर लिया? घेर लिया, वारंगल के क्षेत्र को घेर लिया, जिसके कारण ठीक रुद्र प्रताप जी के पास, प्रताप रुद्र जी के पास कोई भी चारा नहीं बचा और इन्होंने क्या किया? एक सोने की जो अपनी स्टैचू थी उसे क्या जंजीर में लपेटकर भेंट में भेजा मलिक कफूर के पास और इसका साइन ये था कि मैं आत्मसमर्पण करना चाह रहा हूं। और यहीं से क्या है? ट्रीटी साइन होती है जिसके तहत ये बोला जाता है कि आप जो वारंगल का क्षेत्र है, जो काकती का क्षेत्र है, प्रताप रुद्रदेव जब तक पैसा देते रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे दिल्ली सल्तनत को, तब तक आप शासन करते रहेंगे। ये तय होकर मलिक कफूर जी क्या करते हैं? वापस चले जाते हैं, ठीक है, वापस क्या है? वापस चले जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन आपको ये भी पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी जो खिलजी है, ठीक, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहाँ पे दिल्ली पर, ठीक है, सत्ता चेंज हो जाता है और दिल्ली पर एक नई डायनेस्टी की उदय होती है और वो डायनेस्टी कहलाता है तुगलक डायनेस्टी। क्या कहलाता है? सर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का शासन सर 1320 से स्टार्ट होता है और सब 14, ठीक है, 14 तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहले राजा बनते गयासुद्दीन तुगलक, नाम सुने हो ना, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले राजा कौन बनते हैं? सर गयासुद्दीन तुगलक। सर गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही सत्ता पर बैठते हैं तो भाई सत्ता पर बैठते हैं जैसे ही, तो वो हिसाब किताब देखना चालू कर देते कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जो दिल्ली सल्तनत को टैक्स देते थे। अब प्रताप रुद्रदेव का सोच ऐसा था
कि मुझे तो मलिक कफूर ने हराया, मुझे तो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, तो मैं गयासुद्दीन तुगलक को क्यों टैक्स दूं? ये तो बहुत अच्छा मौका है और मैं टैक्स देना बंद कर देता हूं। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलता है गयासुद्दीन तुगलक को कि पहले, ठीक है, जो वारंगल के राजा है, जो काकतीय डायनेस्टी के राजा हैं, वो इस दिल्ली सल्तनत को पैसा देते थे और जब से मैं राजा बना हूं तो वो टैक्स देना बंद कर दी है। इस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे किसका है ना, ये आपको ध्यान रखना, जौना खान, क्या नाम है अपने बेटे जौना खान, ठीक। जौना खान आगे जाकर क्या बनते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे ऐसा राजा माना जाता है जो किस्मत से मारे राजा थे। जब भी कुछ अच्छा, मतलब ऐसा बोलते कर्म करने जाते थे और कांड हो जाता था, ठीक है। तो जौना खान को बोला गया कि भाई जाइए अपने लीडरशिप को प्रूव कीजिए और नीचे नीचे एक वारंगल है जो के क्षेत्र में काकतीय डायनेस्टी जो रूल कर रही, वहां से, ठीक है, उसे डिफीट कीजिए या उससे जो पैसा पहले आता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, वो पैसा लेकर आइए। और ये अभियान है ना, तो पहला अभियान, ठीक है, काकतीय डायनेस्टी के खिलाफ पहला अभियान दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश के द्वारा 1309 से 1310 के बीच किया गया। ये फर्स्ट अटैक था। अब बारी थी सेकंड अटैक की। सेकंड अटैक की बारी थी। सेकंड अटैक जो हुआ, ठीक है, वो हुआ सर 1320 से स्टार्ट हुआ। सर 1320 में जैसे ही यहाँ पे 1320 में गयासुद्दीन तुगलक राजा बने, इन्होंने अटैक करने भेजा। लेकिन आपको पता है ये मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे हैं कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। तो इन्होंने जैसे ही वहां पे अपनी बहुत विशाल का सेना लेकर पहुंचे, कहां पे? ठीक, काकतीय डायनेस्टी की राजधानी वारंगल के पास। वारंगल के पास जैसे ही पहुंचे थे, ठीक है, अचानक ये अफवाह फैल जाती पूरी सेना के बीच कि दिल्ली के जो राजा है, जो हमारे सल्तनत के जो राजा हैं, जो तुगलक डायनेस्टी के राजा है गयासुद्दीन तुगलक, उनकी मौत हो गई है। ऐसा अफवाह फैला दिया जाता है जिसके कारण सेना तितर बितर हो जाती है और जस्ट वो अटैक करने वाले रहते हैं वारंगल पर, उसी सेना पीछे हट जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गयासुद्दीन जी जिंदा है ऐसा। लेकिन उस टाइम ऐसा तो था नहीं भाई कि है ना वीडियो कॉल में आ जाते या टेलीग्राम में आ जाते, है ना, या इंस्टा में आ जाते, फेसबुक में आ जाते, तो ऐसा तो था नहीं कि राजा, मतलब सूचना पत्र भी भेजते तो बहुत टाइम लग जाता। तो इस प्रकार से सेना क्या है, तितर बितर हो गई, वापस दिल्ली जाने का प्रयास करना स्टार्ट कर दी। और ये जौना खान जी शुरुआत में 1320 में अटैक करने का प्रयास करते, वो अटैक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर से एक बार फौज को इकट्ठा करते, क्योंकि फाइनली पता चलता कि गयासुद्दीन तुगलक अभी भी जिंदा है और राजा की डेथ नहीं हुई। ये राजा की जो मृत्यु का जो समाचार है वो अफवाह निकला। फिर से जौना खान जी पूरी फौज को अटैक करते हैं और फाइनली पूरी ताकत के साथ अटैक कर देते हैं, कहां पे? वारंगल पर, काकतीय राजा पर। लेकिन इस बार वो समझौता के लिए तैयार नहीं रहते। जिस प्रकार से मलिक कफूर के सामने सरेंडर कर दिए, प्रताप रुद्रदेव और जो सोने की जो मूर्ति रहती है उसमें चैन लपेट कर इसे भेज दिया गया और जिससे ये माना गया कि राजा सरेंडर हो रहे हैं। लेकिन जौना खान जी कभी कभी ऐसा सोचे भी नहीं कि मुझे सरेंडर कराना है, क्योंकि इनका दिमाग इतना खराब हो गया था भाई। 1320 में युद्ध करने के लिए गए थे, वहां 3 साल तक फंसे रहे और फाइनली उनको मौका मिला अटैक करने का 1323 पर। लेकिन इस बार वो अटैक ऐसा करना चाहते थे कि कोई भी समझौता नहीं, और उन्होंने जो त्रासदी एक फौज या एक सेना, जो क्रूर सेना जो करती, उन्होंने ये किया, पूरे घरों पर आग लगा दिए गए, जो दुकान मिली, जो चीज मिला उससे पूरा लूटा गया। राजा को भी नहीं बख्शा गया, राजा के परिवार वालों को भी नहीं बख्शा गया। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम से 1300, जनरली देखे हो ना कि कोई भी कैपिटल बनता है या कोई भी राजधानी बनता है वो फिर से डेवलप हो जाता है, एक नया राजा, जैसे हमने नल डायनेस्टी पर देखा था, ठीक है, पोड़गढ़ पुष्करी को तहस नहस किया, उसके बाद स्कंद वर्मन ने फिर से उसे क्या किया, बसा लिया गया और वहीं पे क्या विजय थे, विजय हैं और विजय रहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट या एक इंस्क्रिप्शन में इस स्लोगन को लिखा गया। लेकिन इतना त्रासदी के, इतना तबाही मचाया जौना खान ने गुस्से पर आकर कि कुछ भी नहीं बचा। आज भी वो, मतलब उसका जो शहर है, जो वारंगल है, वो पूरा खंडहर की स्थिति में है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब इतनी बुरी गति हुई कि वो दोबारा डेवलप नहीं हो पाया। अब यहाँ पे बात आता है कि ये तीनों बच्चों का क्या हुआ। तीनों बच्चों का क्या हुआ सर? तो ये ऐसा माना जाता है कि सब प्रताप रुद्रदेव को, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को जौना खान ने पकड़ लिया और सर दिल्ली ले जाने का प्रयास किया। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये रास्ते में बीमार पड़ गए जिनसे इनकी डेथ हो गई। कई लोग ये मानते हैं कि इन्होंने मौका देकर सुसाइड कर लिया। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट यही कि इसको ऐसा मानते हैं कि इसे दिल्ली लेकर नहीं जा पाया और रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। फिर अन्नमदेव ने क्या किया,
तो प्रताप रुद्रदेव बड़े भाई के आदेश पर बोले कि अब एक छोटी सी टुकड़ी, जो गुप्त रास्ता होता है, छोटी सी टुकड़ी लेकर जाइए और गुप्त रास्ता से क्या है, ठीक है, आप क्या फरार हो जाइए, कम से कम कोई ना कोई काकती जिंदा रहेगा। इस प्रकार से ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के आदेश पर अन्नम देव ने, ठीक है, जो ये माहौल था उस सिचुएशन में छोटी सी टुकड़ी लेकर क्या है, ठीक है, यहाँ से फरार हो गई और गोदावरी नदी को क्रॉस करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। ठीक है सर, रेला देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है, रेला देवी के बारे में, कि जो रेला देवी शुरुआती में जौना खान इसे, ठीक है, किडनैप कर लेते। जब बाद में पता चलता है कि ये राजा के भाई है, एक राजकुमारी है, तो इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि जब वापस अपने भाई के पास जाते हैं, भाई के पास मतलब अन्नमदेव तो जिंदा है, अन्नमदेव के पास जाते हैं तो अन्नमदेव इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, ऐसा दंत कथा में बोला जाता है। और फिर ये, ठीक, महार जो जनजाति के जो लोग थे, महार जाति के जो लोग थे, उन्होंने इसे कुछ दिनों तक रखा, फिर ये जाकर फिर से मतलब सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। और इन्हीं की याद में बस्तर दशहरा पर एक फेस्टिवल बोला जा सकता है, या एक श्राद्ध का कार्यक्रम गोल बाजार जगदलपुर में आयोजन किया जाता है बस्तर दशहरा से एक दिन ठीक पहले, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, रेला पूजा बोला जाता है। ठीक, तो इन्हीं के याद में होता है, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये वाला पॉइंट समझ आया। अब जो प्रताप रुद्रदेव है ना, इनकी तो डेथ हो गई। अब अन्नमदेव जी थे, अन्नमदेव जी, ठीक है, वो जैसे ही, अब भाई राजा का काम क्या है, राजा का, ठीक है, राजपाट चले गया, बट राजा का है ना जो आत्मविश्वास वो तो अभी भी है। तो ये क्या कहते हैं, छोटी सी टुकड़ी लेकर यहाँ छत्तीसगढ़ आते हैं, और छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे जो जमींदार थे, छोटे छोटे जो लैंडलॉर्ड थे, छोटे छोटे जो परगना के हेड थे, उनसे युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पर साक्षात मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद था, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही गोदावरी नदी क्रॉस किए तो इसको क्योंकि काकती, एक्चुअली काकती का मतलब ही दुर्गा माता का रूप होता है, और ये शुरुआत से जो काकती डायनेस्टी के लोग थे वो दुर्गा माता की पूजा पाठ करते थे। तो जैसे इनका साम्राज्य छीन लिया गया तो फिर से ये जीरो से स्टार्ट किए, और अन्नमदेव गोदावरी नदी को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ प्रवेश किए। जिस परगने से इनको लड़ाई लड़नी थी उससे लड़ाई लड़े, जिस परगने के हेड से इनको दोस्ती करना था उससे दोस्ती किया, और धीरे धीरे अपनी फौज को मजबूत करते गए। जब फौज मजबूत हो गई तो पूरे जो बस्तर के उस टाइम के जो राजा थे, जिनका नाम क्या था, हरिश्चंद्र जी, उन्हीं को भी युद्ध के लिए ललकारते हैं, और फाइनली दोनों के बीच युद्ध होता है और अन्नमदेव विजय होते हैं। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, और जिसका नाम रहता है काकती डायनेस्टी। एक प्रश्न और आ सकता है कि सर ये अपने आप को देखो, ऑलवेज क्या सरनेम चलता है पिताजी का, ऑलवेज पिताजी का सरनेम चलता है। गणपति जी काकती थे, ठीक है, काकती थे, ठीक। तो रुद्रमा जी ने भी चालुक्य से शादी हुआ, लेकिन इन्होंने साफ बोला कि भाई हमारा साम्राज्य आज भी क्या नाम से कहलाएगा, काकती के नाम से कहलाएगा। ममडमा की भी शादी महादेव से, ये भी चालुक्य से बिलोंग करते थे। बट इसके बाद प्रताप रुद्रदेव राजा बना तो इन्होंने पिता के सरनेम को एक्सेप्ट नहीं किया, और इन्होंने अपनी माता, या बोल सकते हैं कि रुद्रमा जी ने सीधा गोद लिया था ना, इनको से गोद लिया था और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस प्रकार से फाइनली इन्होंने भी अपने आप को काकती बोला। और आगे जाकर इनकी सबूत क्या है, ठीक है, जो लोहड़ी गुड़ा जो एक है ना तरंगनी है, जो भसदेव जी की है, प्रवीर चंद भसदेव जी की है, ठीक, उन पर उन्होंने ये बताया कि भाई मैं या मेरे जो पूर्वज थे वो काकती थे। जैसे उसका सरनेम भंसदेव है ना, साफ समझ आ रहा है, सरनेम भंसदेव है, लेकिन फाइनली ये बोला गया लोहड़ी गुड़ा, ठीक, जो तरंगनी में, कि प्रवीर चंद भंसदेव का भी मानना है कि हमारे पूर्वज काकती थे, इसलिए मैं भी काकती डायनेस्टी मतलब काकती वंश का ही, ठीक है, वंशज कहलाऊंगा। इस प्रकार से, ठीक, चाहे शादी किसी से भी हुई, कुछ भी है, लेकिन ये शुरुआत से ही काकती कहलाने लगा, और आज भी क्या कहलाता है, काकती डायनेस्टी ही कहलाता है। लेकिन ये वापस वारंगल को इतना ज्यादा तहस नहस किया गया कि ये वापस वहां जा नहीं पाए, ये आपको ध्यान रखना। वारंगल शहर हैदराबाद के पास है ना, हैदराबाद के, ठीक है, हैदराबाद के पास शहर है, ठीक है, वारंगल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, आज भी जब वारंगल महोत्सव मनाया जाता है तो अभी जो तत्कालीन है ना बस्तर के जो सर्वे सर्वा या बस्तर जो उनका जो राजमहल है उनके सर्वे सर्वा कमल चंद्र भसदेव, जो वारंगल महोत्सव मनाया जाता है तो उनको ही क्या है चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक, बुलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो बस्तर पर शासन करने वाली ही काकती है, वही वो काकती डायनेस्टी के वंशज है जो कभी
दक्षिण भारत के वारंगल और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये रहा पूरी कहानी। अगर एक कहानी इसमें छूटी हुई है और वो कहानी जब तक ना बताऊं तब तक काम कंप्लीट नहीं होता। मैंने आपको बताया मलिक कफूर के बारे में, सुना ना? हाँ, जब तक मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा पूरी कहानी कंप्लीट नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, तो कहानी पूरी फिल्मी जैसे ही है भाई, इसे मूवी भी बन चुका है। अब जब तक एक एक चीज के बारे में और बताना ही पड़ेगा, और ये है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा नाम तो सब लोग सुने होंगे, ठीक है? हाँ 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 भाई बताओ ना। तब पुरुषोत्तम जी कौन थे? अरे आएंगे आएंगे, अभी तो अन्नमदेव से शुरुआत हुई। चौथे नंबर के जो राजा थे ना पुरुषोत्तम जी, ठीक, उन्होंने ही क्या बस्तर की दशहरा की स्टार्ट किया, और वही काकतीय डायनेस्टी के 4th नंबर के राजा थे। तो अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में एंट्री किया हूँ, और वहां पे मैं कहानी बताया सिर्फ अन्नमदेव की। अभी अन्नमदेव के बाद आगे पूरे राजा के बारे में आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है? हाँ, ये क्या है, कोहिनूर जो एक डायमंड है, एक हीरा है, इसकी भी कहानी अब लगे हाथ सुन ही लेते हैं, लगे हाथ सुन लेते। कोहिनूर हीरा की कहानी क्या है वो समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि, है ना, ऐसा माना जाता है कि जब गणपति जी का शासन चल रहा था, तो जो गोलकुंडा करके आप सुने होंगे, गोलकुंडा की जो माइंस जो कृष्णा नदी के किनारे, ऐसा जो कोहिनूर या हीरा की एक खासियत है कि वो हमेशा उस खदान के पास मिलते, सूखी नदी के किनारे, मतलब कोई नदी है जो थोड़ा सा सूख गया है आसपास का क्षेत्र, वहीं पे ही क्या है, हीरा मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब ये बात कब की है? जब 11th-12th सेंचुरी के आसपास के, जब गणपति जी का शासन था काकतीय डायनेस्टी के क्षेत्र में, और उस काकतीय डायनेस्टी के क्षेत्र में बहुत फेमस माइंस था, ठीक है, जिसमें नाम था गोलकुंडा। गोलकुंडा से ऐसा मानते हैं कि काम करने वाले लोगों को एक बहुत ही बड़ा वृहद लेवल पे क्या है, ठीक है, बहुत ही बड़ा कोहिनूर का हीरा मिला, और उस कोहिनूर के हीरे को राजा उस टाइम के जो थे गणपति जी, उनको भेंट दिया गया, और उन्होंने क्या किया, इसे ऐसा मानते हैं जो काकती माता या दुर्गा माता जी की एक स्टेचू थी, ठीक है, उसके आंखों पर इसे लगा दिया गया। बाद में फिर गणपति जी के बाद रुद्रमा जी आई, और रुद्रमा जी ने इसे वियर किया, और रुद्रमा जी के बाद प्रताप रुद्रदेव के पास आया। अब ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा एक हीरा है, बहुत ही फेमस हीरा है। कोहिनूर का मतलब ही क्या होता है? रोशनी की पहाड़ी। लेकिन इसे ये भी माना जाता है कि एक प्रकार का श्रापित हीरा है। अब वो श्रापित हीरा, इसे मैं कोई प्रूव करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बट जो स्टोरी है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा माना जाता है कि इस कोहिनूर हीरा को सिर्फ 2 लोग वियर कर सकते हैं, या तो गॉड मतलब भगवान इसे पहन सकते हैं, या तो कोई फीमेल ही इस पावरफुल हीरो को पहन सकते हैं। क्योंकि कभी भी जिसके मेल के पास गया, मतलब किसी भी मेल राजाओं के पास गया, तो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, उनके परिवार में विवाद चालू हो गया, किसी न किसी राजा से सर उसे युद्ध हारना पड़ा। अब इसकी स्टोरी कहाँ से शुरुआत होती वो समझते। तो जो कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के माइन से निकला, और उस टाइम में उस क्षेत्र पर शासन था काकतीय डायनेस्टी के गणपति जी का। उसके बाद रुद्रमा जी आया, और रुद्रमा जी के पास ये गया। रुद्रमा जी के पास जब प्रताप रुद्रदेव के पास आया, प्रताप रुद्रदेव के पास ऐसा मानते कि लोग भगवान को भेंट करके रखे हुए थे। फिर प्रताप रुद्रदेव जी इस कोहिनूर हीरे के जब ऑनर बने, तो उसी के बाद सर मलिक कफूर का आक्रमण हुआ, और मलिक कफूर जी ने कोहिनूर हीरा को, ठीक है, जीत लिया। और ये कोहिनूर हीरा जा पहुंचा किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसकी सुंदरता देखी, भाई भौचक्का रह गया। ऐसे बोला जाता था कि जिस दुनिया की कोई भी नायाब चीज है उसमें पहला अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का है, ऐसे एक फिल्म में डायलॉग भी था। और कोहिनूर हीरा उनके पास जाता है, लेकिन जैसे ही कोहिनूर हीरा का वो मालिक बनते हैं, और उनका डिक्लाइन चालू हो जाता है। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी खिलजी जो राजा जिनके पास कोहिनूर हीरा था, वो आगे बढ़ नहीं पाते। अब इसके बाद वहां तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश से होते होते फाइनली ये पहुंच जाता है
मुगल बादशाह के पास, और मुगल बादशाह के पास पहुंचने के बाद इसे तख्ते ताऊत, आपने सुना भी होगा, शाहजहां ने एक तख्ते ताऊत बनाया था और इतना महंगा था कि कई ताजमहल बन सकते थे वो सिर्फ ताऊत बनाने में, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पीछे 2 मयूर बने हुए थे। तख्ते ताऊत पर इसे सजाया गया क्योंकि पूरे तख्ते ताऊत में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ठीक है, हीरा और रत्न वहां से सजाया गया था। उसी तख्ते ताऊत की शोभा बढ़ा रहे थे कोहिनूर हीरा। जैसे ही कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास गया और धीरे धीरे फिर मुगल बादशाह के पास जाते गया और फाइनली ये गया, ठीक है, मोहम्मद शाह जो रंगीला जो राजा थे उनके पास ये जा पहुंचा, और ऐसा माना जाता है कि वो टोपी पर जो कैप था उन पर उस कोहिनूर हीरा को छुपा कर रखते थे। नादिर शाह जानते होंगे एक अफगान के राजा हुए और उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अटैक कर दिया और इतना लूटपाट मचाया कि ऐसा बोला जाता है आज तक किसी ने भी इतना लूटपाट नहीं मचाया। नादिर शाह ने जहां देखा व्यक्तियों को, जो मार्केट को देखा उसे लूटा गया। फाइनली जो राजा थे रंगीला जी, उन्होंने सरेंडर किया और बोले कि उनको छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए। तो फिर मुगल के द्वारा 700-800 साल में कमाया गया जितनी भी धन पूंजी थी, ठीक है, उसे पूरा नादिर शाह ने लूट लिया। और ऐसा माना जाता है कि वो कोहिनूर देने के पक्ष में नहीं थे, है ना, और वो टोपी पर छुपा कर रखे हुए थे, लेकिन किसी ने सूचना दे दी नादिर शाह को, और उस टाइम में ऐसा माना जाता है कि एक नियम था कि टोपी को आपस में जब ट्रीटी होती थी तो टोपी को आपस में एक्सचेंज करते थे, और उन्होंने चालाकी से वो, ठीक है, टोपी ऐसे, ठीक, अपने पास ले ली नादिर शाह ने, और इस प्रकार से कोहिनूर हीरे का मालिक वो बन गए। नादिर शाह इसे लेकर चले गए अफगान, लेकिन जैसे ही नादिर शाह इतने जो क्रूर थे जिन्होंने दिल्ली आते मतलब अफगान से दिल्ली आकर दिल्ली को लूट लिया, बट वो भी ज्यादा दिन तक उसके मालिक नहीं बन पाया। और ठीक उसके बाद जो अहमद शाह, ठीक है, दुर्रानी थे, उन्होंने क्या किया, इसके मौत के घाट उतार दी। उनके सामंत ही थे, वो भी मौत के घाट उतार दिए और वो खुद राजा बन गए। लेकिन जैसे ही अहमद शाह दुर्रानी के पास कोहिनूर हीरा गया, वो भी ज्यादा दिन तक उसका, ठीक है, ऑनर नहीं बन पाया, उसके मालिक नहीं बन पाया, और उसके जो पोते और बाकी सारे लोग हैं आसपास में लड़ गए, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिए। फिर उनमें से जो एक राजा थे, ठीक, वो कोहिनूर हीरा और बहुत सारे थोड़ी सी फौज लेकर लाहौर के क्षेत्र में आ गया, और उस टाइम में लाहौर या पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक, सिख राजाओं का शासन चल रहा था। उस राजा का नाम था रणजीत जी, और उसे भेंट स्वरूप, ठीक, अफगान के राजा ने रणजीत जी को कोहिनूर का हीरा दे दिया। कोहिनूर हीरा रणजीत जी के पास गया। उसके बाद, ठीक है, उनके वंशज दिलीप साहब जी के पास गए। अब दिलीप सिंह जब वहां के राजा बने, ठीक, उसी टाइम में आंग्ला और सिख का युद्ध हुआ जिसमें सिखों की हार हो गई। अब दिलीप सिंह जी का एज बहुत कम था तो उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है, मतलब उनका केयर टेकर बना दिया गया। दो अंग्रेजों को, अंग्रेज जो पेरेंट्स थे उनको केयर टेकर बना दिया और पढ़ने लिखने के लिए उसे लंदन लेकर चले गया। उसी ट्रीटी पर साइन कराया गया, और ऐसा बोला जाता है कि उसी ट्रीटी के हिस्से पर जो सिख जो साम्राज्य था, क्योंकि उनको डर ये था कि फिर से सिख साम्राज्य का मतलब राजा फिर से उदय ना हो जाए और अंग्रेजों को ललकार ना दे, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, और जो इकलौते बचे हुए जो राजा थे, ठीक है, दिलीप सिंह जी, उनको लेकर लंदन चले गए। उसी ट्रीटी का एक हिस्सा था कि कोहिनूर हीरा किसके पास चले गया, महारानी के पास चले गया, और ये सब में, ठीक है, जो मुख्य भूमिका निभाई उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसे स्पेशली एक शिप पर भेजा गया लंदन के पास, और लंदन जब गया तो लोग या जो महारानी थी वो भी देखकर, ठीक है, भौचक्के रह गया, और एक प्रकार से ऐसा बोला जाता है। लेकिन वहीं से फिर ब्रिटेन की भी उल्टी गिनती समाप्त हुई। ऐसा बोला जाता है कभी ब्रिटेन का सूर्य डूबता नहीं था, मतलब किसी ना किसी जगह पर जहां उनका साम्राज्य था वहां पे सूर्य का उदय ही रहता था, ऐसा कहावत बोला जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड, फिर फर्स्ट में भी उनको कुछ लॉस हुई, सेकंड वर्ल्ड वार में तो सबसे ज्यादा जीते उन्हीं का ग्रुप, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस ब्रिटेन को। इस प्रकार से उनका भी डिक्लाइन चालू हो गया और एकदम सिमट के रह गया। फिर ऐसा बोला जाता है कि अब जो फीमेल जो महारानी होती है, ठीक है, उनके क्राउन पर इसे लगाया गया है, ठीक। लेकिन अभी अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो क्योंकि अभी जो महारानी है वो उसे पहन नहीं रहे, तो इसे अभी एक म्यूजियम में रखा गया है ना, टावर ऑफ लंदन पे रखा गया है, और जहाँ पे बीच बीच में जनता के लिए इसे दिखाया जाता है। तो ये रहा कोहिनूर हीरा। एक बार ऐसा बोला जाता है नायाब हीरा भी है लेकिन एक श्रापित हीरा भी है, और कहानी के जो सार मतलब इससे जुड़ते भी है कि ये सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिनके पास भी गया उन्होंने ना उनका साम्राज्य कभी बढ़ा,
ना उन्होंने ढेर सारे कभी युद्ध जीते, उल्टा कभी परिवार के बीच में उनका विद्रोह हुआ, कभी किसी ने बाहरी आक्रांतों ने उन पर अटैक कर दिया, कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य सुकड़ता चले गया। तो ये कोहिनूर हीरा की भी कहानी थी। तो जब तक ये काकती को पढ़ेंगे और कोहिनूर हीरा को ना पढ़ेंगे तो दोनों अधूरा सा लगेगा। अब बारी किसकी है सर? अब बारी कहाँ की है? ठीक, अब बारी है अन्नम देव की कहानी, क्योंकि अन्नम देव पहुंच चुके हैं। अन्नम देव, ठीक है, अन्नम देव पहुंच चुके हैं 1300, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटैक का कितना हुआ 1300, ठीक है, 20 में अटैक हुआ, 3 साल तक ये अटैक चलता रहा। फाइनली 1323 में हार हुई और 1323 में सर यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, 1323 में छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और इनकी लड़ाई किससे होती है? चमेली देवी से होती है। और इस प्रकार से चमेली देवी या लास्ट राजा हरिश्चंद्र, लास्ट राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के, ठीक है, टेमरा सती, आपको ध्यान रखना, टेमरा सती इनके क्या है एविडेंस हमको दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से ये छिंदक डायनेस्टी के सबसे लास्ट राजा हुए, ठीक है, सबसे लास्ट राजा हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नहीं, ये बोल रहे हैं अनुराग जी की ये कोहिनूर हीरा को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। देखो पहला तो ये पाकिस्तान कोहिनूर हीरा डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान क्या करेगा पता है? अच्छा, वो क्लेम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोहिनूर हीरा में भारत पर भी अलग अलग टाइम में मुद्दा उठाया गया कि ये भारत लाना चाहिए। फिर इसी को देखा कि पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारा है, क्योंकि लाहौर में रणजीत जी को मिला ना। अफगानिस्तान वाले भी क्लेम करते हैं कि नादिर शाह, तालिबान ने भी लेटर लिखा था ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि उनका मानना नादिर शाह ने इसे जीत कर लाया था, ठीक है। और पाकिस्तान रही बात, तो पाकिस्तान कोहिनूर हीरा लेकर करेगा क्या? वो तो ऐसा एक बार लिखा गया था कि कोहिनूर हीरा इतना कॉस्टली है कि पूरा जो विश्व है, इसको बेचने के बाद विश्व, ठीक है, 2.5-3 दिन तक पूरा विश्व के लोग खाना खा सकते हैं। तो पाकिस्तान को दे भी दिए कोहिनूर हीरा, तो वो क्या करेगा पता है? सबसे पहले इसको बेच देगा, बेचने के बाद राशन वासन ले लेगा, ठीक है, और राशन लेकर पाकिस्तानी लोग उसको खा लेंगे। तो क्या मतलब, ठीक है, वो खुद ऐसे ही बर्बाद है और उसको बर्बाद करने के कोहिनूर हीरा भी दिए, तो कोहिनूर हीरा उसको बर्बाद नहीं करेंगे, कोहिनूर हीरा को बेच भी देंगे, ठीक है, कि वहाँ के लोग कुछ खाना वाना खा ले करके। तो उसको क्या करेंगे? इंडिया क्लेम करता है, बट ऐसा है कि कोई मांगने से भी कोई मतलब उतना खास है नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ट्रीटी में वो साफ मेंशन किया गया कि ट्रीटी का ही हिस्सा था पहला ये, ठीक है। और हमारे पास इतने महान महान पुरुष है, इतने महान महान संत है, इतने महान महान साइंटिस्ट है, वो सब कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा बेशकीमती है। तो इसीलिए, और एक चीज और नोटिस किए कि कोहिनूर हीरा को बेशकीमती बोला जाता है क्योंकि अभी तक किसी ने उसे खरीदा नहीं है। युद्ध में सभी लोगों ने जीता है या तो गिफ्ट दिया गया, आज तक कभी उसके, ठीक है, मतलब एक रहता ना कि एक राजा गया और दूसरे राजा को इतना पैसा दिया, इतना घुड़सवार दे दिया, इतनी फौज दे दिया और उसके बदले ये लेकर आ गए, तो आज तक उसकी कभी भी वैल्यू नहीं रखा गया, इसलिए उसे बेशकीमती माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आज तक उसका रेट फिक्स नहीं हुआ। सारे लोगों ने युद्ध जीतकर या तो ट्रीटी के या है ना लूटपाट कर कर ही उसे लेकर गया, कभी भी किसी को खरीदा नहीं गया किसी भी राजा के द्वारा, इसलिए बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो ये अब कहानी है अन्नम देव की, ठीक। मैं आपको बता भी चुका हूं कि अभी कोशिश हमारी ये रहेगी, आप लोग भी तैयार रहना, ठीक है, आप लोग भी तैयार रहना, आप लोग तैयार ये रहना कि, ठीक है, मैं अन्नम देव के बारे में पूरा बताएंगे। अन्नम देव के बाद जितने भी राजा हैं, ठीक है, जितने भी राजा उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन ये 2 पार्ट में खत्म होगा, एक तो राजाओं के बारे में, दूसरा क्या मैं आपको बताया था क्या है विद्रोह। इसी अलग अलग राजा के टाइम में अलग अलग विद्रोह हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे हलवा विद्रोह हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ, परलकोट विद्रोह हुआ, ठीक, मेरिया विद्रोह हुआ, तारापुर का विद्रोह हुआ, लिंगागिरी विद्रोह हुआ, कोई आंदोलन हुआ या कोई विद्रोह हुआ, मुड़िया विद्रोह हुआ, भूमकाल विद्रोह, इतने विद्रोह भी हुए। तो ये 2 टॉपिक में ये कवर होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्लासेस होगी उसमें ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं।